नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 9 मई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ख़ास तौर से युद्ध चल रहा है तो युद्ध ही बोलेंगे इससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग। एक चीज़ आपको ही बोलूँगा मैं, भारतीय मीडिया जो है, ख़ास तौर से जो डिजिटल मीडिया है जैसे टीवी मीडिया हो गई, उसके ऊपर में कम भरोसा कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत भी आते हैं। गलत सूचनाएं भी प्रसारित करना आजकल के युद्ध का भाग होता है। सरकार जो अपने मुख से बोल रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे आर्मी के 2 पर्सन आती हैं जिनका नाम है, एक कुरैशी है और एक सिंह है, उन दोनों महिलाओं के द्वारा जो बोला जाता है महिला ऑफिसर के द्वारा, उस पर भरोसा करें। बाकी इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो क्रेडिबल नहीं होते हैं कई बार, लेकिन ये भी युद्ध का हिस्सा है, समझिएगा इस चीज़ को। ये जो फेक न्यूज़ है जो टीवी पर पल पल में फ्लैश होते हैं, ये भी युद्ध का हिस्सा होता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इसको कहा जाता है। इसमें मनोवैज्ञानिक स्तर पर युद्ध लड़ा जाता है, देश के लोगों का मनोबल ऊंचा रहता है इससे कहीं ना कहीं। कुछ लाहौर के जो एयर डिफेंस सिस्टम था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको कहा जाता है चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर फेल्योर है। ये कहाँ से है तो इंडिपेंडेंट मीडिया सोर्स बीबीसी ने इसको किया है कि पाकिस्तान ने पूरी कंप्लेन की लिस्ट दी है चाइना को कि ये कौन से सामान हमको थमा दिए हैं, ये हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। नॉट अ सिंगल ड्रोन उन्होंने इंटरसेप्ट किया, उन्होंने कोई मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं किया और पाकिस्तान के एयर डिफेंस को वो सही से नहीं कर पाए। कल भारत ने लाहौर में उसको न्यूट्रलाइज़ किया है, पाकिस्तान का एक एयर डिफेंस सिस्टम था उसको न्यूट्रलाइज़ किया है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने जब 9 जगहों पर अटैक किया था, 9 आतंकवादी कैंपों पर अटैक किया था, इसका कन्फर्मेशन है, इसका कन्फर्मेशन भी है हमारे पास कि वो आतंकवादी साइट ही थे। उसके पश्चात से भारत में तो कोई आतंकवादी साइट नहीं है, ट्रेनिंग कैंप नहीं है, तो उन्होंने हमारे मिलिट्री बेस पर अटैक किए। मिलिट्री बेस पर अटैक किया था और 15 जगहों पर अटैक किया, उन्होंने करने का प्रयास किया जो विफल हो गए। S-400 के कारण से S-400 गेम चेंजर साबित हो रहा है और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये गेम चेंजर साबित हो रहा है। S-400 और आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है हमारा, इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज, उसको डिटेल में देखेंगे। ये भी देखेंगे कौन सी ऐसी चीज़ है जो आने वाले वॉरफेयर को बिल्कुल ही बदल के रख देगी, युद्ध की शैली को बिल्कुल ही चेंज कर देगी। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर ये है कि वो क्यों डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। ध्यान से सुनिएगा, मीडिया में आवाज़ ज़्यादा है, सायरन ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन कम है। डिटेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो ड्रोन हमने बनाए हैं ना, ये बहुत ही छोटे हैं और सुसाइडल ड्रोन होते हैं। मतलब कि ये अगर वो उसको मार के भी गिराते तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हो गई। ये ड्रोन गए ही थे इसीलिए कि वापस नहीं आएंगे, ठीक है। बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत धीमे चलते हैं, यानी कि इंजन जो होता है इनका वो फुटप्रिंट कुछ भी नहीं छोड़ता है। कोई भी रडार कैसे किसी चीज़ को डिटेक्ट करता है? हीट के द्वारा। हीट किसी इंजन से बहुत बड़े स्तर पर हीट जनरेट होता है, उसके द्वारा उसको डिटेक्ट किया जाता है। या तो उसके आकार बड़े हों और बहुत तेज़ गति से चल रहा हो, इसके कारण से डिटेक्ट किया जाता है किसी भी रडार के द्वारा। रडार मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि स्टैटिक टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया एयर डिफेंस सिस्टम और रडार। इस पर बेस में सवाल देना चाह रहा था, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा करंट बेस सवाल। बच्चे बोलते हैं कि जो टॉपिक है आपने दिया उसी को करवाइए, तो उसी को करवाऊंगा। बाकी जो कुछ पहले के ग्रुप है उनमें ज़रूर दूंगा मैं इस तरह के करंट बेस सवाल जो पूछे जाते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में। नए वाले में नहीं दूंगा क्योंकि वो बच्चे परेशान कर रहे हैं कि नहीं मत देना है करंट का, तो उसको बाद में तो करवाऊँगा मैं करंट, अभी GS का ही करवाऊँगा। आप भी जुड़ सकते हैं, ग्रुप में जोड़ना हो तो। मैं क्या बता रहा था कि रडार कैसे काम करता है। पहला चीज़ मैंने आपको बताया कि स्पीड कम है इन ड्रोनों की, छोटे ड्रोन हैं, कामिकाज ड्रोन भी कहा जाता है। कामिकाज वर्ड कहाँ से आया है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने इस प्रकार के छोटे छोटे युद्धक बम तैयार किए थे जिसको कामिकाज श्रेणी में रखा जाता है कि जाते हैं और खुद को विस्फोट कर लेते हैं। कामिकाज ड्रोन आज दुनिया में सबसे घातक माने जाते हैं। भारत का इंडिजिनस है वो, हमने खुद से भी बनाए हैं।
इसके अलावा इजरायली बेस्ड ड्रोन को भी हमने उपयोग किया है और भी कई सारे ड्रोन का हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो हमने किया है वो जेट से ज़्यादा ड्रोन का उपयोग किया है। यहीं पर मुझे आपको लाना था। आने वाले समय में फाइटर जेट जो हैं ये इरेलेवेंट हो जाएंगे, टैंक जो हैं ये इरेलेवेंट हो जाएंगे। युद्ध में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है ना। अब कोई आज घोड़ा और त्रिशूल लेकर या भाला तलवार लेकर तो लड़ने नहीं जाएगा ना। एक समय में घोड़ा के कारण से युद्ध का शैली बदल गया था, अब वो इरेलेवेंट हैं। उसी प्रकार से जो टैंक हैं और जो जेट हैं ये आने वाले समय में, अभी नहीं तो आने वाले 40 सालों में, 50 सालों में धीरे धीरे करके सारे के सारे इरेलेवेंट हो जाएंगे। सरकारें इन पर खर्च करना बंद कर देगी। खर्च पर किन पर किया जाएगा तो केवल और केवल ड्रोन, अनमैन्ड ड्रोन, यानी कि जिसमें इंसान न बैठे हों, केवल उसको दूर से कंट्रोल किया जा रहा हो। कुछ दिनों के पश्चात हो सकता है AI कंट्रोल ड्रोन आ जाएं। तो यानी कि ड्रोन जो है ये गेम चेंजर साबित हो रहा है। आप महंगे जेट पर पैसा बर्बाद मत कीजिए, आप ड्रोन उसकी जगह पर अच्छे अच्छे बना लीजिए, वो आपका युद्ध की तकनीक बदल करके रख देंगे। 3 चीज़ें मैंने आपको समझाई है। इन्फॉर्मेशन का युद्ध भी होता है जो अपनी मीडिया लड़ रही है, कई सारे उससे फेक भी होते हैं, फिर भी सरकार नहीं रोक रही क्योंकि कहीं ना कहीं स्तर पर मनोबल रखने के लिए ज़रूरी भी होता है। और वो अगर हमारे टीवी देख रहे होंगे तो उनको भी लग रहा होगा कि भाई क्या हो रहा है ये, है ना। दूसरा, मैंने आपको जेट और टैंक के बारे में समझाया किस प्रकार से इरेलेवेंट होंगे। मैंने आपको समझाया कि रडार कैसे काम करता है। रडार के बारे में हम लोग डिटेल में कल या परसों के वीडियो में, स्टैटिक टॉपिक है तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हम लोग देखेंगे, उसका नाम देखेंगे और क्या है, क्योंकि प्रीलिम एग्जाम में वहाँ से पूछा जा सकता है। और ये चाइनीज सिस्टम था। जिस प्रकार से चाइना का डेवलपमेंट जो है वो फेक दिखता है, बहुत सारी चीज़ें फेक दिखती है, उसी प्रकार से ये उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी फेक है। पाकिस्तान को तो पहले ही समझना चाहिए था कि अगर उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना ही अच्छा होता तो खुद वो S-400 थोड़ी ना खरीद रहा होता। उसने रूस से S-400 खरीदा है और पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम बेच दिया है, जो कुछ नहीं कर पाया। उसके अलावा आकाश को देखेंगे, S-400 को भी हम लोग देखेंगे डिटेल में और एक एक टॉपिक को समझेंगे भी कि क्या है। उसके अलावा कार्बन टैक्स भी समझेंगे क्योंकि युद्ध ही केवल टॉपिक नहीं है, उसके अलावा भी कुछ टॉपिक हैं आपके पेपर में, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है। एक छोटा सा और जानकारी दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चों के साथ फ्रॉड भी हुआ है, टेलीग्राम पर होता है। ये टेलीग्राम का हमारा मुख्य चैनल है, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस। यहाँ पर पहले के सारे PDF वगैरह पोस्ट होते हैं। सारा अपडेट चैनल का ऑफिशियल यहीं पर आता है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हमने पोस्ट नहीं किया है, कोई भी चैनल पोस्ट नहीं करता। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं टेलीग्राम के जिन्होंने भी ये वीडियो बनाया हुआ है। ये ऐड है, ये टेलीग्राम का ऐड है। और सबसे बड़ी बात है कि हम इस ऐड को बंद भी आसानी से नहीं कर सकते हैं। ऐड को बंद करने के लिए टेलीग्राम प्रीमियम जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उनको आकर के इस चैनल को बूस्ट करना पड़ेगा। मैंने लिंक डाला हुआ था, अगर किसी के पास प्रीमियम है तो आप 3 बार बूस्ट कर सकते हैं, कृपया कर दीजिएगा जिससे मैं इस ऐड को ब्लॉक कर सकूं। एडमिन के स्तर पर हम ना तो ये चूज कर सकते हैं कौन सा ऐड दिखाया जाएगा, ना तो हम इस ऐड को बंद कर सकते हैं। संपूर्णतया ये टेलीग्राम के हाथों में ही होता है। आप एक काम जरूर कर सकते हैं, वो है रिपोर्ट। इसको चैनल को मत रिपोर्ट करना, भाई मेरा चैनल बंद करवा दिया पता चला, इसको रिपोर्ट करना होता है। ये जो ऐड है इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि लिंक पर क्लिक ही मत कीजिए, मत ओपन कीजिए। यहाँ पर जब लिखा हुआ दिख रहा है आपको कि ऐड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक ही क्यों करना। जब मैं कुछ भी पोस्ट करता हूं तो वो आपको अलग दिखेगा। देखिए मैंने पोस्ट किया हुआ तो वो आपको अलग दिख रहा है, और ये जो ऐड है यहाँ पर आपको ऐड ही दिखेगा। कुछ भी चीज़ें लिखी रहेंगी, लुभावनी चीज़ें हो सकती कई बार, कृपया करके उसको इग्नोर करें, क्लिक ना करें। आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, कुछ बच्चों के साथ हुआ है। कृपया दूर रहें इस तरह की चीज़ों से। टेलीग्राम के हाथों में होता है, हमारे हाथ में होता तो हमने कब का बंद कर दिया होता इसको। मोनेटाइजेशन अपने आप टेलीग्राम में ऑन हो जाता है, ये ऐड अपने आप दिखने लग जाते हैं और इसको हम रोक भी नहीं सकते। 50 बूस्ट चाहिए, जिसमें से 7 तो हैं मेरे पास, बूस्ट कर दिया है कुछ बच्चों ने। अगर प्रीमियम उपभोक्ता हैं आप टेलीग्राम के, आपने पैसा देकर सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो 3 बार आकर इसको बूस्ट कर दे। लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। देखिए पहला टॉपिक क्या है। HQ-9 लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया गया। ये जानकारी कल
भारत की सेना ने और भारत के विदेश मंत्रालय जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें उन्होंने दिया है और वहीं पर ये बताया गया है। उसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। शाम में एक ज़रूर उन्होंने प्रेस नोट जारी किया था। आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आगे की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। HQ-9 एक लंबी दूरी की सतह से हवा में सरफेस टू एयर मिसाइल, SAM इसको कहा जाता है, सरफेस टू एयर प्रणाली है जिसे चीन ने विकसित किया है। इसी कारण से इनके इतने बुरे दिन आ गए हैं। पाकिस्तान इस प्रणाली को अपने वायु रक्षा नेटवर्क के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में 2021 में शामिल किया, 2021 में शामिल किया और 2025 में इसको हटाना भी पड़ जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल बकवास साबित हुआ है, सुतली बम टाइप का साबित हो गया है। पाकिस्तान द्वारा उपयोग की जाने वाली इस प्रणाली को HQ-9P कहा जाता है। P का मतलब संभवतः पाकिस्तान के अनुकूलित संस्करण है ये, यानी कि HQ-9P पाकिस्तान के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया, इसीलिए इसमें P शब्द लगा हुआ है। P से उनका P ही हो गया है। यह प्रणाली रूस के S-300 प्रणाली से प्रेरित लगती है, दूर से प्रेरित लगती है और बहुत दूर है क्योंकि S-400 ही है जो भारत और पाकिस्तान का भी जो झड़प चल रहा है इसमें गेम चेंजर साबित हुआ है। अगर उन्होंने हमारे किसी बड़े स्ट्रेटजिक लोकेशन को अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं, किसी बड़े शहर को अभी तक टारगेट नहीं कर पाए हैं, उसके पीछे भी यही है। कल हमने JF-17 भी 2 मार गिराए हैं। ये चीन में निर्मित फाइटर जेट हैं जो पाकिस्तान को दिया गया था चीन के द्वारा बना करके, और ये भी उन्नत संस्करण का माना जाता है, लेकिन कुछ ही काम नहीं आया ये पाकिस्तान की। चलिए अगला देखते हैं क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। विमानों के खिलाफ 125 किलोमीटर, क्रूज मिसाइलों के खिलाफ लगभग 25 किलोमीटर की रेंज तक ये पीछा करके मार सकता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा उपयोग यह एक उन्नत संस्करण है जो विमानों के खिलाफ 260 किलोमीटर तक और सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ 25 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान करता है। यह माक 14 तक की गति वाले लक्ष्यों को रोक सकता है, ऐसा माना जा रहा था, लेकिन ये सारे उन्होंने एक कंप्लेन की लिस्ट बनाई है कि आपका जो सामान था ये काम नहीं किया। उन्होंने देखा नहीं कि इस पर मेड इन चाइना लिखा हुआ था। मेड इन चाइना पर तो भारत में भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। लोग यहाँ टॉर्च ना खरीदे मेड इन चाइना, उन्होंने ये खरीद लिया। आप खुद ही समझ जाइए। यह प्रणाली विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, कुछ हद तक बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में भी सक्षम है। रडार व मार्गदर्शन HQ-9 ST-233 फेज्ड एरे फायर कंट्रोल रडार का उपयोग करता है। ये रडार का ही नाम है। डिफेंस में नाम पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, अजीबोगरीब तरीके का क्यों रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इनकी इंग्लिश भी अलग होती है। इसको याद रखिएगा, ये रडार है जिसका उपयोग इस HQ-9 के द्वारा किया जाता है। HQ-9 चीन में निर्मित है, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम है। 9P का मतलब है पाकिस्तान के लिए बनाया हुआ HQ वर्जन का पाकिस्तानी वर्जन है। ये HQ एयर डिफेंस सिस्टम का पाकिस्तानी वर्जन है। ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? कोई भी हथियार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अटैकिंग, एक होता है डिफेंसिव। जैसे तलवार अटैक करने के लिए होता है और ढाल उसको रोकने के लिए होता है, तो ये ढाल है। अब आजकल के समय में तलवार से तो युद्ध नहीं लड़े जाते हैं, तो एयर डिफेंस सिस्टम क्या करता है कि शत्रु देश से आने वाले मिसाइल, रॉकेट, फाइटर जेट या किसी भी हथियार को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें 2-3 कंपोनेंट शामिल होते हैं। पहला होता है रडार, दूसरा होता है अटैक करने वाले मिसाइल, यानी कि रडार लक्ष्य को डिटेक्ट करेगा, सिस्टम उसको एनालाइज करके निशाना बना देगा, उसके पश्चात से रॉकेट फायर होकर के उसको न्यूट्रलाइज कर देगा यानी गिरा देगा। ये इस प्रकार से काम करता है। आयरन डोम इजराइल के पास में है, उसने अपना बनाया हुआ है। थार्ड सिस्टम जो है अमेरिका का बनाया हुआ सिस्टम है, सबसे उन्नत माना जाता है, और थार्ड के ही समकक्ष S-400 को माना जाता है जो पिछले वर्ष हमने रूस से ख़रीदा है और इस वर्ष साबित भी हो गया है कि वो वाकई काम की चीज़ है। HQ-9BE में JSG-400 टारगेटेड डेजिग्नेशन रडार और बहुत सारे सर्विलांस रडार भी शामिल होते हैं और ये 100 लक्ष्यों को ट्रैक करके गिरा सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा था, लेकिन ये दावा कहीं से भी सही नहीं हो पाया है। S-400 आकाश मिसाइल K2IF सील्ड अगेंस्ट पाक मिसाइल एंड ड्रोन, इसमें कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स का सील्ड बनकर ही उभरा है। मीडिया में अलग अलग नाम दिया जा रहा है, कृपया उन नामों से दूर रहें क्योंकि एग्जाम में आपसे मीडिया के द्वारा दिए गए नाम पर आधारित सवाल
नहीं पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम में जो उसका ऑफिशियल नाम है उसी से सवाल पूछा जाएगा। S-400 नाम दिया जाएगा। मीडिया में इसको सुदर्शन नाम दे दिया है, पता नहीं क्यों दिया है, लेकिन आपको S-400 ही याद रखना है और आकाश मिसाइल सिस्टम ही याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा। जरा इसके बारे में देखेंगे। आकाश भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक मध्यम दूरी की सतह से हवा वाली प्रणाली है, SAM, जिसका निर्माण DRDO ने किया हुआ है। DRDO, इसका निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया। DRDO ने इसको डिज़ाइन किया था और इन दोनों कंपनियों के द्वारा, ये भारत सरकार की PSU हैं, किया गया है। यह प्रणाली भारतीय सेना वायुसेना 2014-15 से प्रचालन में है, मतलब 2014-15 से हमने इसको काम ले रहे हैं। आकाश को रूस की 2K-12 KUB, ये पहले हम उपयोग करते थे, इसको रिप्लेस करने के लिए आकाश सिस्टम हमने खुद से डिजाइन किया है। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? रेंज 30 से 45 किलोमीटर तक, आकाश NG मतलब आकाश वर्जन के लिए 70 से 80 किलोमीटर तक के लिए है। आकाश NG अलग वर्जन है। ऊंचाई 18,000 मीटर तक की ऊंचाई तक जाकर मार सकता है। यह प्रणाली लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। ऐसा फर्स्ट पोस्ट में लिखा हुआ था, मतलब वो न्यूज़पेपर से लिया है। मिसाइल और वॉरहेड, मिसाइल में 60 किलोग्राम तक उच्च विस्फोटक प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड होता है, जिसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होता है। यह पारंपरिक परमाणु वॉरहेड ले जा सकता है। पारंपरिक हथियार के साथ साथ परमाणु वॉरहेड भी ये कैरी कर सकता है। मिसाइल की गति 2.8 से 3.5 तक यानी कि सुपरसोनिक तक बढ़ाया जा सकता है। रडार और मार्गदर्शन, प्रत्येक आकाश बैटरी में राजेंद्र 3D पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्केल्ड एरे PESA रडार होते हैं। ये इसका नाम ही है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं। 64, एक साथ मान लीजिए 64 मिसाइल आ रहे भारत की तरफ, तो उन सबको ट्रैक कर सकता है और 12 मिसाइलों को एक साथ छोड़ सकता है। ये एक बार में 12 मिसाइलों को छोड़ सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बहुत सारे मिसाइल इसमें लगे होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की सुविधा है जो जैमिंग को रोकती है। जैमिंग भी नहीं कर सकते आप इसको, जैम भी नहीं कर सकते आप इसका, सिग्नल भी नहीं जैम कर सकते हैं। मोबिलिटी और परिनियोजन, आकाश प्रणाली को पूरी तरह से मोबाइल है और इसे ट्रैंकों, पहिएदार ट्रकों, मतलब कि कहीं पर भी इसको हम ले जा सकते हैं। छोटे से वाहन पर भी इसको कैरी कर सकते हैं। ट्रकों के द्वारा देश के किसी भी हिस्से में हम इसको पहुंचा सकते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है, इसीलिए खतरनाक माना जाता है। उसके अलावा क्या है? किल प्रोबेबिलिटी, पहली मिसाइल की किल प्रोबेबिलिटी 88% थी, दूसरी मिसाइल के लॉन्च करने पर 98.5% तक बढ़ गया है। यानी कि लॉन्च करेंगे तो 98% चांस है कि ये मार के आएगा। UPSC में सिलेक्शन का चांस 0.001% होता है। ठीक है, तो आकाश मिसाइल सिस्टम उसको भी नहीं भेज सकता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, याद करने के अलावा आपको याद रह जाएगा जीवन भर, कि 98% इसका पॉसिबिलिटी होता है कि जब आपने इसको छोड़ा तो ये मार के ही आएगा। कितना? लगभग में 99%, है ना। अब आकाश NG क्या है? तो ये न्यू जनरेशन इसको कहा जाता है, न्यू जनरेशन। इसमें रेंज 70 से 80 किलोमीटर है और तेज़ प्रतिक्रिया समय है, यानी कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है ये। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स स्केल्ड एरे AESA और मल्टी फंक्शनल रडार और KU बैंड एक्टिव रडार सीकर शामिल हैं। कृपया करके इन शब्दों को ध्यान में रखें, टेक्निकल शब्द हैं, याद रखें। क्या पता आपसे पूछ ले एग्जामिनेशन में कि हाल ही में चर्चा में रहा AESA और KU बैंड जैसी शब्दें किससे बिलोंग करते हैं, ये सब किसके संदर्भ में चर्चा में रहा है, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि आकाश NG यानी कि न्यू जनरेशन जो सिस्टम है उसमें इस प्रकार के तकनीकों का, रडारों का उपयोग किया गया है जो त्वरित कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। इसका डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर पिछले रैमजेट इंजन की तुलना में हल्का होता है। 2021 में इसके सफल परीक्षण किए गए थे और अभी तो इसका सफलतम परीक्षण हो ही रहा है। पल पल कर रहे हैं हम, धुआं धुआं। वो सुना है ना डायलॉग, इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं होगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर फेवरेट मूवी होगी भाई। तो वो उसी प्रकार से हो रहा है और सही भी है, मारना चाहिए कभी कभार। लागत और निर्यात, आकाश मिसाइल की प्रति यूनिट की लागत लगभग में 2 करोड़ रुपए है। एक बार फायर किया 2 करोड़ गए। इसीलिए इसका 99% एक्यूरेसी रखा गया है कि पैसे की बर्बादी भी ना हो। युद्ध में जान माल की हानि और पैसे की बर्बादी होती ही है। बर्बादी बोलेंगे क्या उसको, कभी कभार ज़रूरी होता है जवाब देना, है ना, नहीं तो लोग आपको कमज़ोर समझ लेंगे।
मार रहे हम पश्चिम में, दर्द हो रहा है पूरब में। आप समझ गए होंगे किसको दर्द हो रहा होगा। ये जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। जब आपके आस पड़ोस खड़े होकर कुछ भी कोई बोलने लग जाए तो उसमें ताकत दिखाना चाहिए, और सही किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, तबीयत से बजा रहे हैं इसको। भारतीय सेना, वायुसेना के पास 23,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं। और देखिए, इससे एक चीज़ और फ़ायदा होगा। आर्मेनिया जो है, मलेशिया, फिलीपींस, ये ऐसे देश हैं जब वो देखेंगे कि आकाश एयर सिस्टम सस्ता और बहुत ही अच्छा विकल्प मौजूद है, तो वो इसको खरीदने के लिए लाइन में लगेंगे। जैसे अभी भारत S-400 को बेच रहा है। कैसे बेच रहा है भाई? भारत सरकार यूज़ कर रही, तब सारे खरीदार कहाँ जाएंगे? रूस के पास जाएंगे, हमें भी दे दो, हम ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, हम भी इसका उपयोग करना चाहते हैं। परीक्षण और परिचालन, आकाश से कई बार परीक्षण किया गया, जिसमें 2012, 14, 24, 25 वर्तमान में तो रियल ट्रायल चल रहा है, डायरेक्ट ऑन ग्राउंड फायर चल रहा है, तो यहाँ पर भी हो रहा है। तो यानी कि बहुत ही सटीक प्रणाली है। उपयोग कैसे किया जाता है बता ही दिया मैंने आपको सारा कुछ। अब S-400 के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। S-400 को रूस द्वारा विकसित एक उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा प्रणाली है। आकाश का रेंज आपने क्या देखा? 70 से 80 था आकाश NG का, न्यू जनरेशन का। पहले वाले का 25 से 30 किलोमीटर था। ये था ना, ये दोनों डिफरेंस है। पूछ लेगा क्या पता डिफरेंस। जबकि S-400 का मतलब है 400 किलोमीटर की दूरी तक। S-300 का मतलब होता है 300 किलोमीटर की दूरी तक ये पीछा करके मार के गिरा देता है। इसीलिए इसको गेम चेंजर माना जा रहा है। कल मैंने आपको बताया था ब्रह्मोस के बारे में, आज आपको डिटेल पढ़ा रहा हूँ S-400, कृपया इसको ध्यान में रखें। भारत ने 2018 में रूस से 5 स्क्वाड्रन खरीदने का सौदा किया, जिसमें से 3 2024 तक डिलीवर हो चुके हैं। इसे भारतीय वायुसेना में सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। नाम दिया गया है, वैसे इसका नाम क्या है? S-400 नाम है। भारतीय सेना इसको बोलने की भाषा में सुदर्शन चक्र बोलती है, वैसे इसका नाम S-400 है। आपसे एग्जामिनेशन में S-400 पूछेगा, याद रखिएगा, या क्या पता ये पूछ ले कि सुदर्शन चक्र के उपनाम से किस हथियार को जाना जाता है। 70 BPSC के पश्चात से इसी लेवल पर पढ़ाना पड़ेगा आपको PT के लिए, तो आप बता सकते हैं S-400 को जाना जाता है। यह प्रणाली S-300 का उन्नत संस्करण है। 300 यानी कि 300 किलोमीटर तक पीछा करके मारेगा। रक्षात्मक प्रणाली है, ढाल है, तलवार नहीं है, ढाल है। ठीक है, विश्व की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक मानी जाती है, और ये प्रूव भी हो चुका है। रेंज 400 किलोमीटर 40 N6 मिसाइल के साथ में, 250 किलोमीटर 40 N6 मिसाइल के साथ में, और 120 किलोमीटर NM96E2 मिसाइल के साथ में। अलग अलग ये मिसाइल है। 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जा सकता है ये। 30 किलोमीटर यानी कि क्षोभमंडल के पार जाकर के मार कर सकता है। यह स्टेल्थ विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। रडार भी कैसे होता है भी इसमें? S-400 मल्टी बैंड फेज्ड एरे रडार का उपयोग करता है। 600 किलोमीटर तक 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है एक साथ, 600 किलोमीटर तक। अब अगर ये पाकिस्तान के बॉर्डर तक तैनात है, तो ये पाकिस्तान छोड़िए, ये अफ़गानिस्तान तक के अगर कोई विमान उड़ते हैं ना, तो उसको ट्रैक कर सकता है ये, क्योंकि 600 किलोमीटर तो चौड़ाई पाकिस्तान की कहीं है ही नहीं। बलूचिस्तान के नीचे वाले एरिया में कुछ चौड़ाई अवश्य ही है, ज़रूर है वहाँ पर, लेकिन ऊपर में तो कहीं पर भी 600 किलोमीटर चौड़ाई है ही नहीं पाकिस्तान की। तो यानी कि ये 600 किलोमीटर तक के रेंज में ये ट्रैक कर सकता है, और एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था कि आकाश सिस्टम इसी का छोटा वाला वर्जन है, जो एक साथ 60 के करीब में टारगेट को ट्रैक कर सकता है, और रेंज भी उसकी तुलनात्मक रूप से कम है। इसका रेंज देखिए ज़रा कितना ज़्यादा है ना। मिसाइलें इनर्शियल एक्टिव पैसिव होमिंग तकनीक का उपयोग करती हैं, जो जैमिंग व इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के खिलाफ मजबूत है। यानी कि इसको जैमिंग भी नहीं कर सकते हो आप। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके इसके नेटवर्क को जैम कर दें आप। मिसाइल के प्रकार यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। अलग अलग मिसाइलों का उपयोग किया जाता है इस सिस्टम में। सिस्टम एक ही है। मिसाइल हम 4 प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। 4 प्रकार का मिसाइल हम उपयोग कर सकते हैं। सबसे उन्नत जो है 40 N6 माना जाता है। ये 400 किलोमीटर तक लंबी दूरी तक ये मार कर सकता है, पीछा करके लक्ष्य को गिरा सकता है। पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में, इसीलिए इतना डिटेल पढ़ा रहा हूँ। S-400 अत्यधिक मोबाइल है, यानी कि इसको पहिया वाली गाड़ी पर लगा हुआ है, ट्रक पर लगा हुआ है, कहीं पर भी हम इसको आसानी से ले जा सकते हैं। यह अन्य प्रणाली जैसे
पैटेंसर 300 और आकाश के साथ एकीकृत हो सकता है। इंटीग्रेट कर सकते हो आप, यानी कि पूरा सिस्टम एक होगा। आपने न्यूज़ में 2-3 दिन से सुना होगा भारत का इंटीग्रेटेड रक्षा प्रणाली। इंटीग्रेटेड में इन सब को एक साथ एकीकृत करके उपयोग किया जाता है कि जिसकी जैसी ज़रूरत वो अपने आप वहाँ से छोड़ा जा सकता है। इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड डिवीज़न कहा जाता है, इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम इसको कहा जाता है। कृपया ध्यान में रखें, ये आपसे पूछ सकता है। और इसका 80% तक किल प्रोबेबिलिटी होता है। उसका 96% था। क्यों था 98%? 98.5 था ना, क्यों था? छोटे रेंज के हैं, छोटे रेंज के हैं, है ना। ये लंबी दूरी के हैं, 400 किलोमीटर तक का रेंज का विस्तार है इनका। तो 400 किलोमीटर तक के रेंज में अगर 80% के रेट प्रोबेबिलिटी है इसका, किल प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये खतरनाक बनाता है ये इसको। जितने नज़दीक होंगे लक्ष्य उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही होगा। भारत में 4 S-400 स्क्वाड्रन तैनात हैं। एक पठानकोट में जम्मू कश्मीर और पंजाब को कवर करता है ये, दूसरा राजस्थान गुजरात में, और बाकी रणनीतिक स्थानों पर भी स्थित है। और ये भी पठानकोट और दूसरा पंजाब राजस्थान में गुजरात में है। ये कहाँ है किसी को भी नहीं पता है, ना ही बताना चाहिए। मीडिया वालों को पता चलेगा तो पता चला बता देंगे वो। यह पाकिस्तान और चीन के हवाई खतरों के खिलाफ रणनीतिक नो फ्लाई जोन बनाता है, यानी कि अगर नो फ्लाई जोन घोषित हो गया, आप एक बार घुसे तो गिरा दिए जाएंगे। ये था इसका S-400 के बारे में जो डिटेल मैंने आपको पढ़ाया है, वो सब यही पॉइंट हैं। सीमाएं भी हैं, लंबी दूरी के रडार, एंटी रेडिएशन मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक हमलों के प्रति संवेदनशील हो सकता है। ये हो सकता है कि ये इसके बड़े साइज है ना, इसलिए इसको आसानी से डिटेक्ट भी किया जा सकता है। बहुत ही बड़ा साइज होता है, तो ये इसकी एक चुनौती भी है। ठीक है, बाकी एक चुनौती ये भी है कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री जी, उन्होंने कल बोला कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो देखते हुए IMF को बेल आउट पैकेज नहीं देना चाहिए। आज 9 मई है, आज ही IMF की बैठक है। अभी जब अमेरिका में सुबह होगी, दिन होगा, तो वहाँ पर बैठक होगी। IMF बेल आउट पैकेज देने वाला है पाकिस्तान को। अभी 2 मिनट पहले का ही ट्वीट है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी समय का अपडेट है कि पाकिस्तान ने ट्वीट किया है कि हमारे एनिमी ने हम पे अटैक कर दिया तो हमें लोन दे दो। 2 दिन के युद्ध में इनको लोन की ज़रूरत पड़ गई। 2 दिन हुआ है युद्ध, वो भी छोटे छोटे स्तर पर हुए। छोटे मोटे ड्रोन गए हैं, मक्खियों के स्तर वाले, भिनभिनाने वाले छोटे छोटे ड्रोन गए। अभी तो फुल फ्लेज वॉर शुरू भी नहीं हुआ है, और ये लोन के लिए जा रहे हैं। IMF बोल रहे कि हमें मार रहे हैं, हमें पैसे दे दो। यही तो बोलना हुआ ना, यही तो बोलना हुआ कि हमें मार रहे, पैसे दे दो हमें बचाने के लिए। तो IMF बेल आउट पैकेज क्या होता है? विक्रम मिस्री जी ने बोला कि पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए IMF बोर्ड शुड लुक डीप विद इन बिफोर बेलिंग आउट पैक। मतलब कि आप इसको पैसे देने से पहले सोच लीजिए, किसी खुरापात आदमी को तो पैसे नहीं दे रहे आप, किसी गुंडे को तो नहीं दे रहे हैं, वो उसका उपयोग कहीं और कर सकता है। और वाकई सोचना चाहिए, नहीं देना चाहिए इसको। IMF बेल आउट पैकेज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किसी देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है। क्यों पढ़ा रहा हूँ? BPSC प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसी भी देश को वित्तीय संकट से निकालने के लिए किस प्रकार का बेल आउट पैकेज दिया जाता है और कौन से संगठन से पैसा दिया जाता है। तो IMF देती है किसी भी देश को वित्तीय संकट से निकालने के लिए, मुख्य रूप से IMF ही पे करती है, IMF ही पैसा देती है। यह सहायता तब दी जाती है जब कोई देश गंभीर आर्थिक समस्या, मुद्रा संकट, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट की कमी या बाहरी कर चुकाने में असमर्थता का सामना कर रहा हो, तो उसको ये दिया जाता है, जो विशेष आहरण अधिकार के रूप में प्रदान किया जाता है। SDR 5 मुद्रा, अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड की एक टोकरी है, और वही टोकरी दिया जाता है इसको कि ले लो। IMF बेल आउट कब और क्यों दिया जाता है? बहुत बार दिया गया पाकिस्तान को, वहाँ पर उनकी इकॉनमी पॉलिसी सही नहीं है, इस कारण सारे पैसे ड्रेन हो जाते हैं, मतलब कि कहीं और ही चले जाते हैं, भ्रष्टाचार में चला जाता है मुख्य रूप से। मुद्रा संकट, बाहरी कर्ज और आर्थिक स्थिरता। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन परिस्थितियों में IMF के द्वारा बेल आउट पैकेज दिया जाता है? तो आप बता सकते हैं मुद्रा संकट, यानी कि मुद्रा का मूल्य तेजी से गिर गया हो, जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान में। बाहरी कर्ज, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका में। आर्थिक अस्थिरता, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका में। तीनों में ही एक ही हो सकता है उदाहरण, 2 ही देश हो सकते हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका का मुख्य रूप से उदाहरण अपने पड़ोसी देशों में हो सकता है। आपातकालीन परिस्थिति में भी दिया जाता है, महामारी जैसे कोरोना जैसी महामारियों के कारण भी दिया जाता है।
उदाहरण के लिए श्रीलंका 2022 में, पाकिस्तान 2024 में, अर्जेंटीना 2025 में बेल आउट पैकेज प्राप्त किया है उनकी खराब इकोनॉमिक कंडीशन के कारण से। कैसे काम करता है आवेदन मूल्यांकन? पहले आवेदन किया जाता है, फिर आईएमएफ के मेंबर उस देश को विजिट करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे नियम कानून कायदों को लागू करवाते हैं। जैसे टैक्सेशन वहाँ पर बढ़ जाता है उस देश में, क्योंकि आईएमएफ अगर पैसा दे रहा है तो वो ये भी तो देखेगा कि पैसा वापस कैसे आएगा। बिजली के रेट बढ़ सकते हैं, खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, ये आईएमएफ रेगुलेट करता है। कहीं ना कहीं दबाव की पॉलिटिक्स यहाँ पर काम करती है। स्टॉप लेवल समझौता होता है, उसके बाद फिर ऋण वितरण किया जाता है। उद्देश्य होता है यह धन देश को अपने बाहरी कर चुकाने, मुद्रा को स्थित करने, आवश्यक आयात ही ओनली करने के लिए दी जाती है। शर्तें भी कई सारी रखी जाती हैं, कठोर शर्तें आती हैं, जैसे आर्थिक सुधार करो, कर सुधार करो, राजकोषीय पारदर्शिता को बढ़ाओ, सरकारी खर्चों में कटौती करो। इस प्रकार के आईएमएफ के द्वारा शर्तें रखी जाती, यानी कि आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है, इकोनॉमिक रूप से जो आप सॉवरेन हैं वो अब नहीं रह सकेंगे। भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी भारत में बनाए जाते हैं, जबकि अगर कोई देश बेल आउट पैकेज लेता है तो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी में आईएमएफ का हस्तक्षेप हो जाता है कि आप कर्ज कितना, आप टैक्स कितना रखोगे, कितना % रखोगे, आपका जो राजकोषीय प्रदर्शन है वो कैसा होना चाहिए, सरकारी खर्च कितना रखोगे, आपका कितना कटौती करना है। यानी कि इकोनॉमिक रूप से वो देश सॉवरेन नहीं रह पाता है। ये सबसे बड़ी पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा, कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिए नीतियां, जैसे कि लक्षित सब्सिडी वगैरह बनाने के लिए आईएमएफ कह सकता है इनसे। तो आईएमएफ का बेल आउट पैकेज ही मैंने आपको पढ़ा दिया है शॉर्ट में। अब नेक्स्ट टॉपिक एक बच गया जिसमें कार्बन टैक्स के बारे में है। भारत ने बोला है ब्रिटेन को कि अगर आप हम पर कार्बन टैक्स लगाओगे तो हम भी रिटेलिएट करेंगे, हम भी आपके ऊपर में टैक्स लगाएंगे। कुछ दिन पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन अब ये नया चुनौती उत्पन्न हो गया है कार्बन टैक्स का। इसको हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।